नमस्कार साथियों, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की यह दूसरी कड़ी है। इसके पहले हमने चंद्रशेखर के बचपन के बारे में जाना, तो चलिए इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। सन 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। एक बार उन्होंने देखा कि एक पुलिस अधिकारी हमारे क्रांतिकारियों भाइयों से बुरा बर्ताव कर रहा है। यह दृश्य उनसे देखा न गया। उन्होंने एक पत्थर उठाया और पुलिस अधिकारी के माथे पर निशाना लगाते हुए दे मारा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून की धारा बहने लगी। एक सिपाही ने उन्हें पत्थर मारते देख लिया, पर उस समय सिपाही की आंखों में धूल झोंक चंद्रशेखर वहां से साफ साफ बच निकले। चंद्रशेखर के माथे पर लगे चंदन के तिलक को पुलिस वाला भूल न सका। उसने पुलिस दल लेकर एक एक करके नगर की सब धर्मशालाओं की खोज शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते वह चंद्रशेखर के कमरे के सामने जा खड़ा हुआ। पुलिस अधिकारी कमरे के भीतर जाकर देखा तो लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी व दूसरे क्रांतिकारियों के चित्र टंगे थे। पुलिस वालों ने उनके हाथ में हथकड़ी डाल उन बंधक बनाकर ले जाने लगे। चंद्रशेखर निर्भीकता से उनके साथ अकड़ कर गए। सर्दियों के दिन थे। पुलिस वालों ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया और ओढ़ने को नहीं दिया। उनका विचार था कि वह घबराकर क्षमा मांग लेंगे, परंतु आधी रात को जब पुलिस इंस्पेक्टर की नींद खुली तो उसने सोचा, चलो देखते हैं उस युवक का क्या हाल है, कहीं वह सर्दी के मारे अकड़ तो नहीं गया। लेकिन जो ही उसने हवालात के अंदर पाँव रखा तो उसने देखा पसीने से पूरी तरह लथपथ चंद्रशेखर दंड पेल रहे हैं। यह देखकर वह अधिकारी दंग रह गया। वह उल्टे पाँव लौट गया। अगले दिन चंद्रशेखर को अदालत में पेश किया गया, जहां एक पारसी मजिस्ट्रेट खरेघाट उन दिनों अपनी कठोरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। मजिस्ट्रेट ने देखा एक सुंदर गठीले शरीर का नवयुवक जो कि मात्र 14 से 15 साल का है, खड़ा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, आजाद। फिर मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? युवक अकड़कर बोला, स्वतंत्र। तीसरी बार जज ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? युवक निर्भीक होकर बोला, जेल खाना। अब तो मजिस्ट्रेट के काटो तो खून नहीं। उसने चंद्रशेखर को 15 बेंतों का कठोर दंड सुनाया। यह एक भयानक सजा होती है। इसकी मार से शरीर की चमड़ी तक उधड़ जाती है। बनारस जेल के जेलर सरदार गंडा सिंह का उन दिनों बहुत नाम था। बड़े बड़े कैदी उनके नाम मात्र से ही कांप उठते थे। नवयुवक चंद्रशेखर को उनके सामने लाया गया। उसने अपने सामने युवक को टिकटिकी पर बंधवाया। चंद्रशेखर अभी भी मुस्कुरा रहे थे। जेलर ने मन में सोचा, अभी इसकी बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ। टिकटिकी पर बांधने से पहले लंगोट छोड़कर पूरा नंगा कर दिया जाता था। फिर उसके शरीर पर एक औषधि लगाई जाती थी ताकि चोट ज्यादा गहरी न हो। जेलर की आज्ञा होते ही चंद्रशेखर के शरीर पर बेंतों की चोट पड़ने लगी। हर चोट पर नवयुवक गरज कर बोलता, भारत माता की जय। 2-3 चोट पर चंद्रशेखर के शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन भारत माँ के उस सच्चे सपूत के साहस को हिला न सकी। हर चोट पर वह भारत माता की जय के नारों से जेल की चारदीवारी को गूंजाता रहा और तब तक बोलता रहा जब तक बेहोश न हो गया। यह समाचार नगर निवासियों में फैल गया। अधिक संख्या में स्त्री पुरुष अपने देश के होनहार सपूत को देखने के लिए जेल के फाटक पर एकत्र हुए। भारत माँ के लाडले पुत्र चंद्रशेखर ने जैसे ही जेल के बाहर पाँव रखा, एक साथ सभी ने चंद्रशेखर आजाद की जय, भारत माता की जय व इंकलाब जिंदाबाद के नारों से उनका स्वागत किया। उस दिन ज्ञानवापी मोहल्ले में एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा नगर उस वीर के दर्शन के लिए आया है। उसे स्टेज पर बुलाया गया। नगर वासियों ने उस निर्भीक युवक को फूलों से लाद दिया। इतनी पुष्प वर्षा हुई कि पूरा स्टेज फूलों से भर गया। उन दिनों मर्यादा नामक एक पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका में चंद्रशेखर का चित्र निकाला गया तथा ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को भी उजागर किया गया। कुछ समय देश सेवा में बिताने के बाद वीर चंद्रशेखर ने फिर से पढ़ाई की तरफ रुख किया। वह काशी विद्यापीठ भदैनी में पढ़ाई करने लगे।
यह सन 1923 की बात है। देश सेवा के कारण वह पढ़ाई में बहुत पीछे हो गए, इसलिए उन्हें निचली कक्षा में रखा गया। परंतु चंद्रशेखर ने तो किसी महान कार्य के लिए जन्म लिया था। अपने से छोटे विद्यार्थियों के साथ रहकर उनका मन पढ़ाई से उब गया, जबकि उनके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी उनका बड़ा आदर करते थे, परंतु फिर भी उनका मन नहीं लगा। फिर एक दिन वह अपना बोरिया बिस्तर लेकर कहीं चल दिए।